सरस्वती वंदना यहाँ प्रस्तुत कर रही है ऋतुजा सर्वज्ञ सुकृति फटांगरे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। सभी महनीय अतिथियों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस संस्कृत आत्मा पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन करें। श्रद्धेय प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी, कुलगुरु केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली से। अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। आज शिक्षण प्रसारक संस्था संगमनेर नगरपालिका कला दाज मालपानी वाणिज्य एवं बना सारडा विज्ञान महाविद्यालय स्वशासी संगमनेर द्वारा संचालित संस्कृत आत्मा श्री ओंकारनाथ मालपानी संस्कृत अनुसंधान केंद्र द्वारा संस्कृत आत्मा पुरस्कार वितरण समारोह के उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का एक बार करतल ध्वनि से जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। भारत देश को अगर विश्व गुरु बनना है तो उसकी नींव संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा का संवर्धन हमें करना होगा। आज समूह से सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में सभी महाविद्यालयों में हमारे संगमनेर महाविद्यालय का संस्कृत विभाग एकमात्र ऐसा विभाग है जहां मौलिक अनुसंधान केंद्र चलाया जाता है। हमारे लिए ये बड़े गर्व और अभिमान की बात है। आज के समारोह की भूमिका अर्थात सभी मान्यवरों का स्वागत एवं प्रास्ताविक करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण गायकवाड सर जी को। सर्वांना माझा नमस्कार। शिक्षण प्रसारक संस्था संगमनेर नगरपालिका कला दाज मालपानी वाणिज्य व बना सारडा विज्ञान महाविद्यालय स्वायत्त संगमनेर यांच्यातर्फे उपस्थित सर्व मान्यवरांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो। शिक्षण प्रसारक संस्थेचे कार्याध्यक्ष तथा आजच्या या कार्यक्रमाचे या सोहळ्याचे अध्यक्ष डॉक्टर संजयजी मालपानी, व्यासपीठावर स्थानापन्न असणारे शिक्षण प्रसारक संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय श्रीयुत प्रकाश क्षत्रिय, माननीय श्रीमती ललितादेवी मालपानी, विश्वस्त मालपानी परिवार चॅरिटेबल ट्रस्ट, आजचे प्रमुख पाहुणे व संस्कृत आत्मा पुरस्काराचे सन्माननीय मानकरी आदरणीय कुलगुरू प्राध्यापक श्रीनिवासजी वारखेडी, शिक्षण प्रसारक संस्थेचे जनरल सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटंट श्रीयुत नारायणजी कलंत्री, खजिनदार श्रीयुत राजकुमारजी गांधी, संस्कृत विभागाचे प्रमुख डॉक्टर अनिरुद्ध मंडलिक, शिक्षण प्रसारक संस्थेचे सर्व उपाध्यक्ष, व्यवस्थापन समितीचे सर्व सहकारी सदस्य, सर्व सभासद, महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर सहकारी, माझे प्रिय विद्यार्थी बंधू आणि भगिनींनो, संगमनेर महाविद्यालय हे सर्वांना माहिती आहे की महाराष्ट्र नव्हे तर पूर्ण देशभर या महाविद्यालयामधील जे काही उपक्रम होतात या उपक्रमाची वेगवेगळ्या ठिकाणी विचारात घेतल्या जातात। संगमनेर नगरपालिका दाज मालपानी वाणिज्य व बना सारडा महाविद्यालय या महाविद्यालयामध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा एक विभाग आहे
तसं जर पाहिलं तर 28 विभाग आहे, परंतु त्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा विभाग हा संस्कृत विभाग आहे. संस्कृत विभाग व संस्कृत आत्मा श्री ओंकारनाथजी मालपानीस संस्कृत संशोधन केंद्र या संस्थेच्या शैक्षणिक परंपरेतील एक अभिमानास्पद कार्य आहे. महाविद्यालयाच्या स्थापनेपासून संस्कृत विभाग सातत्याने अध्यापन असेल व संशोधन असेल या क्षेत्रामध्ये नेहमी अग्रेसर ठरलेला आहे. शिक्षण प्रसारक संस्थेचे माजी कार्याध्यक्ष स्वर्गीय ओंकारनाथ मालपाणी यांनी आयुष्यभर संस्कृत भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी अविरत परिश्रम घेतले. त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ मालपाणी परिवाराने 10 लाख रुपयाची निधी या संशोधन केंद्रासाठी दिला आणि या निधीतूनच दरवर्षी संस्कृत आत्मा श्री ओंकारनाथजी मालपाणी पुरस्कार प्रदान केला जातो. आजपर्यंत या पुरस्काराने डॉक्टर पुष्पा दीक्षित, डॉक्टर रमेश पांडे, डॉक्टर अविराज राजेंद्र मिश्रा, डॉक्टर देवीप्रसाद खरवंडीकर, डॉक्टर सरोजा भाटे, डॉक्टर रवींद्र अंबादास मुळे आदी मान्यवर विद्वानांचा सन्मान करण्यात आलेला आहे. यावर्षी हा राष्ट्रीय मानाचा पुरस्कार माननीय कुलगुरू प्राध्यापक श्रीनिवास वरखेडे यांना त्यांच्या संस्कृत अध्ययन, ग्रंथलेखन व देशव्यापी प्रचार प्रसारातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल प्रदान केला जाणार आहे. महाविद्यालयात संस्कृत विभागामध्ये UG, PG ते PhD अशा प्रकारचं शिक्षण देणारं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातलं हे पहिलं महाविद्यालय हे मी आपल्याला या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो. संशोधन केंद्राची स्थापना 2004 साली झाली. आजची परिस्थिती जर पाहता तर सध्या 9 विद्यार्थी या संशोधन केंद्रामध्ये PhD करत आहे. 24 विद्यार्थी यांना आत्तापर्यंत MPhil पदवी त्यांनी या केंद्रामधून प्राप्त केलेली आहे. 5 विद्यार्थ्यांची PhD सुद्धा या केंद्रामधून मिळालेली आहे. मुंबई असेल, पुणे असेल, कोल्हापूर असेल, नाशिक असेल, चिपळूण असेल, अहिल्यानगर असेल, अशा अनेक शहरामधून संस्कृतचं शिक्षण घेण्यासाठी या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेताना दिसतात. संस्कृत विभागाने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगवेगळ्या प्रकारची चर्चासत्रे असेल, कार्यशाळा, संशोधनपर लेख यांचं यशस्वीपणे आयोजन केलेलं आहे. या विभागातील प्राध्यापकांनी अनेक पुस्तकंसुद्धा लिहिलेली आहे आणि ही पुस्तकं फक्त लिहून पूर्ण केली नाही तर सिलॅबसमध्ये, अभ्यासक्रमामध्ये या पुस्तकांचा समावेश झालेला आहे. हे या ठिकाणी मला नमूद करावंसं वाटतं. हस्तलिखित संवर्धन हे या विभागाचं अत्यंत महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. हे कुठेही आपल्याला इवन दो महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा पाहायला मिळणार नाही. डॉक्टर संजयजी मालपाणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली 1 लाख हस्तलिखित पानांचं डिजिटल स्कॅनिंग पूर्ण करण्यात आलेलं आहे. हे या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं. मालपाणी परिवाराची प्रेरणा असेल, विशेषतः शिक्षण प्रसारक संस्थेचे आत्ताचे विद्यमान असणारे कार्याध्यक्ष डॉक्टर संजयजी मालपाणी यांचं मार्गदर्शन संस्कृत विभागाला सातत्याने मिळत असतं आणि हा विभाग प्रगतीपथावर जाताना आपल्याला दिसतो. समृद्ध असणारं ग्रंथालय, संशोधन उपक्रम, छात्रवृत्ती योजना आणि राज्यस्तरीय संशोधन स्पर्धेतील यशामुळे या विभागामध्ये अध्ययन संशोधन क्षेत्रामध्ये एक आदर्श स्थान या विभागाने प्राप्त केलेले आहे. संस्कृत विभाग आपले महाविद्यालयामध्ये अतिशय वेगळ्या पद्धतीने काम करताना आपल्याला दिसतोय. याशिवाय एक विशेष बाब मला या ठिकाणी नमूद करायची आहे. जे आपण हस्तलिखित केलेलं आहे याच्या बाबतीमध्ये उदयपूर येथील धरोहर ही जी संस्था आहे, त्याचबरोबर सोलापूर येथील दयानंद महाविद्यालय असेल, नाशिक येथील क्रियास या संस्थेशी आपण सामंजस्य करार केलेला आहे आणि तो सामंजस्य करार यासाठी की प्राचीन हस्तलिखिते व वास्तू यांचं संवर्धन करण्याचं काम प्रामुख्याने या ठिकाणी केलं जात असतं. अशा प्रकारे असणारा हा संस्कृत विभाग आहे. मी पुन्हा एकदा
कारण वेळेची मर्यादा आहे. पुन्हा एकदा सर्व उपस्थितांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आभारही मानतो आणि माझ्या वाणीला मी विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आज के समारोह का ये मंच और मंचासीन सभी विद्वज्जन, मंच को शोभायमान करने वाले अतुलनीय विद्वान आज हमारे अतिथि है और अतिथियों का परिचय इस सभागार को हो इस हेतु मैं संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध मंडलिक सर से अनुरोध करता हूं कि आप मंचासीन मान्यवरों का परिचय एवं सत्कार का निवेदन करें. सर्वेभ्यो नमो नमः. अद्य अस्माकं महद्भाग्यं यद् इदानीं संस्कृतात्मा पुरस्कार प्रदानावसरः अस्ति. मन्दशीतलवाहिनी पर्वरातिरोतिशितायां सङ्गमनगर्यां भवताम् अहं स्वागतं करोमि सर्वेषां. सम्माननीय व्यासपीठ और व्यासपीठ पर विराजमान विद्वज्जन, उपस्थित समस्त मान्यवर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ. संस्कृतात्मा पुरस्कार समारोह संपन्न होने जा रहा है. आज के सत्कार मूर्ति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा के एक तेजस्वी स्तंभ है, जिन्होंने संस्कृत वाङ्मय, न्यायशास्त्र और आधुनिक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है. वे वर्तमान में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के यशस्वी कुलपति के रूप में कार्यरत है और अपने दूरदर्शी नेतृत्व से संस्कृत शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं. प्रोफेसर वरखेड़ी जी ने न्यायशास्त्र में PhD उपाधि प्राप्त की है. वे MA दर्शनशास्त्र न्यायशास्त्र में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है. विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें मानद डिलिट पदवी उपाधियों से सम्मानित किया गया है, जो उनके व्यापक ज्ञान और शोध योगदान का प्रमाण है. उनकी विद्वत्ता और सेवा समर्पण के सम्मान स्वरूप उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त महर्षि बादरायण व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया है. इसके अतिरिक्त अटल रत्न तथा डॉक्टर गोस्वामी गिरधारीलाल संस्कृत गौरव पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी वे विभूषित है. ये पुरस्कार उनके दीर्घकालीन शैक्षणिक योगदान और भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन के प्रति समर्पण के साक्षी है. प्रोफेसर वरखेड़ी एक सृजनशील लेखक और कुशल संपादक भी है. 16 से अधिक ग्रंथों की रचना की है और संस्कृत दर्शन शास्त्र, न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र और भाषा विज्ञान से संबंधित 100 से अधिक किताबों की, ग्रंथों की, शोध पत्रों की एवं पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया है और विद्या परंपरा को समृद्ध किया है. उनका जीवन शास्त्र और विज्ञान के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में शोध सहयोगी के रूप में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेस्टर्न फिलॉसफी के भारतीय दर्शन से जोड़ने का अभिनव प्रयास भी किया है. उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने NAAC से A++ की सर्वोच्च मान्यता का गौरव प्राप्त किया है. उन्होंने कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, गोंडवाना विश्वविद्यालय तथा कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कुलपति के रूप में सेवा देकर उन संस्थानों की शैक्षणिक गरिमा को नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. इसके अतिरिक्त कुलसचिव, निदेशक, अधिष्ठाता तथा प्राध्यापक जैसे विविध दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में
नीतिगत सुधारों और शोध परंपराओं को सुदृढ़ करने के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निस्संदेह प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महोदय का व्यक्तिमत्व ज्ञान, साधना और नेतृत्व का समन्वित रूप है। उनकी उपाधियाँ, पुरस्कार और ग्रंथ संपदा भारतीय शिक्षा जगत के लिए प्रेरणा स्रोत है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के समान है। उनको मैं आज सबकी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। मैं शिक्षण प्रसारक संस्था के सम्माननीय अध्यक्ष श्री प्रकाश क्षत्रिय महोदय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी का यथोचित सम्मान करें। संगमनेर की पुण्य भूमि में जहाँ संस्कृति की पावन धारा सतत प्रवहमान है, वहाँ जिस स्कूल ने अपने राजाश्रय, उदारता और धर्मनिष्ठा से इस दिव्य परंपरा को नवजीवन प्रदान किया है, वह है मालपाणी परिवार। उस वटवृक्ष सदृश परिवार की दृढ़ मूलाधार के रूप में पूजनीय मातोश्री ललिता देवी मालपाणी वास्तव में श्रद्धा और सम्मान की मूर्ति है। मालपाणी परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट की विश्वस्त के रूप में उन्होंने सेवा, समर्पण और सांस्कृतिक चेतना का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह अनुकरणीय है। उनके कर कमलों से संस्कारित मालपाणी परिवार आज संस्कृत प्रचार, शैक्षणिक उन्नयन और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में आलोक स्तंभ बनकर प्रतिष्ठित है। अतः मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि शिक्षण प्रसारक संस्था के सम्माननीय जनरल सेक्रेटरी CA नारायण कलंत्री जी मातोश्री ललिता देवी मालपाणी का यथोचित सम्मान करें। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के लिए विशेष उपस्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुमार भट्ट जी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद। वाणी यस्य सुधाधासारा संशयच्छेदकारिणी श्रोतॄणां हृदये नित्यं ज्ञानदीपो विलसति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर अनिरुद्ध जी। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत का ज्ञान और संस्कृत का भाषा शास्त्र आत्मज्ञान जागरूक करता है, और इसी उद्देश्य के साथ जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर जो संस्कृत भाषा के प्रति अनुसंधान किया, कार्य किया और बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलगुरु श्रद्धेय प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी सर जी को वर्ष 2025-26 का संस्कृत आत्मा पुरस्कार यहाँ प्रदान होता है। ऐसे कुछ व्यक्तित्व तो होते हैं कि वे बोलने से पहले उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व बोलता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलगुरु प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी सर जी को संस्कृत आत्मा पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ मालपाणी परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट की विश्वस्त माननीय मातुश्री श्रीमती ललिता देवी मालपाणी जी तथा श्रद्धेय डॉक्टर संजय जी मालपाणी सर, इन्हें अनुरोध करता हूं कि आप अपने कर कमलों द्वारा श्रद्धेय कुलगुरु प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी सर जी को इस वर्ष का संस्कृत आत्मा पुरस्कार प्रदान करें। पुरस्कार का स्वरूप है 51,000 रुपये धनराशि, स्मृति चिन्ह, मानपत्र, पगड़ी, शॉल और पुष्पगुच्छ।
पुरस्कार का स्वरूप है 51,000 रुपये धनराशि, स्मृति चिन्ह, मानपत्र, पगड़ी, शॉल, पुष्पगुच्छ। जोरदार करतल ध्वनि से हम श्रद्धेय श्रीनिवास वरखेड़ी सर जी का सम्मान करें, स्वागत करें। आज के इस समारोह का सर्वोच्च क्षण बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मान्यवरों से अनुरोध है कि आप स्थानापन्न हो जाएं। हमारे शिक्षण प्रसारक संस्था के कार्याध्यक्ष, ज्ञान और संस्कृति के रक्षक, गीता परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, एक उत्तुंग व्यक्तित्व के धनी उत्तम वक्ता श्रद्धेय डॉक्टर संजय सर जी से अनुरोध है कि आप अध्यक्षीय मंतव्य प्रदान करें। श्रद्धेय डॉक्टर संजय सर। व्यासपीठावर उपस्थित आजच्या या संस्कृतात्मा पुरस्कार प्रदान सोहळा आणि दाज मालपाणी मेमोरियल ट्रस्ट आणि संगमनेर महाविद्यालय शाळा समूह योजना त्यानिमित्तानं वेगवेगळ्या शाळांमधून या ठिकाणी संस्कृत विविध गुणदर्शन स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेले विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षक, ज्यांना आज आपण पुरस्कार देतोय ते श्रद्धेय कुलगुरू प्राध्यापक श्री श्रीनिवासजी वरखेडी सर, मालपाणी परिवार चॅरिटेबल ट्रस्टच्या विश्वस्त आदरणीय मातोश्री श्रीमती ललितादेवी मालपाणी, तसेच समोर उपस्थित असणाऱ्या सुवर्णकाकी मालपाणी, शिक्षण प्रसारक संस्थेचे अध्यक्ष श्री प्रकाशजी क्षत्रिय, जनरल सेक्रेटरी CA नारायणजी कलंत्री, उपाध्यक्ष डॉक्टर सातपुते, ट्रस्टी श्री मदन शेठ करवा, कोषाध्यक्ष श्री राजकुमारजी गांधी, प्राचार्य गायकवाड सर, विभाग प्रमुख डॉक्टर मंडलिक सर, या ठिकाणी उपस्थित शाळा समूह योजनेच्या संपूर्ण कार्यक्रमाचं समन्वयन करणारे डॉक्टर रोशन भगत सर, आमचे मार्गदर्शक आदरणीय श्री डोंगरे सर आणि डांगे सर, तसेच या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व शिक्षण प्रसारक संस्थेचे सदस्य, मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो, हा अतिशय आनंदाचा असा क्षण आहे की यावर्षी पहिल्यांदाच 2 कार्यक्रम एकत्रितपणे घेतले जात आहेत. हे 2 कार्यक्रम दरवर्षी वेगवेगळे व्हायचे. पुरस्कार प्रदान सोहळा वेगळा व्हायचा आणि पारितोषिक वितरण सोहळा वेगळा व्हायचा. दोन्ही उपक्रम मालपाणी परिवाराच्या सहयोगातून होणारे, परंतु 2 कार्यक्रम व्हायचे. त्याचं कारण होतं इतका मोठा हॉलच नव्हता. इतक्या मोठ्या संख्येनं येणारे विद्यार्थी आणि शिक्षक, त्यांना सामावून घेणारा मोठा हॉल, आपल्या या संस्थेचे जनरल सेक्रेटरी श्री नारायणजी कलंत्री आणि तसेच श्री गणेशजी लाहोटी आणि त्यांचा परिवार यांच्या माध्यमातून तयार झालेला हा बॅडमिंटन हॉल, यामुळे इतका मोठा हॉल तयार झाला आणि हा पहिला कार्यक्रम उद्घाटनानंतरचा आज या ठिकाणी संपन्न होतोय. आणि मला वाटतं की खऱ्या अर्थानं आज या वास्तूचं वास्तुपूजन होत आहे, कारण एका संस्कृत आत्म्याचं पूजन करून आपण पहिला कार्यक्रम साजरा करतो आहोत. आदरणीय वरखेडी सर, आमचे वडील ओंकारनाथजी मालपाणी
हे खरंच संस्कृत आत्मा होते, कारण त्यांचं जीवन संस्कृतमय होतं, संस्कृतीमय होतं, संस्कारमय होतं. शेवटच्या कालखंडामध्ये त्यांना अल्झायमर झाला होता, परंतु भगवद्गीता ते शेवटपर्यंत विसरले नव्हते आणि संस्कृतच्या प्राध्यापकांची नावं ते कधी विसरले नव्हते. माझं नाव विसरायचे पण मंडलिक सरांना मात्र ओळखायचे. मला भयंकर आश्चर्य वाटायचं की ही काय भानगड आहे, आपल्याला विसरतायत आणि मंडलिक सरांना ओळखतायत, कापरे मॅडमना ओळखतायत, त्यांना नाव घेऊन बोलवतायत. त्यांचं संस्कृत या विषयावर अत्यंतिक प्रेम होतं आणि त्यांची ही इच्छा होती की या महाविद्यालयामध्ये संस्कृतचं संशोधन केंद्र सुरू व्हावं. ते संशोधन केंद्रही सुरू झालं. तत्पश्चात जे BEd कॉलेज झालं त्या BEd कॉलेजला संस्कृत हा विषय आला आणि संस्कृत विषयातून शालेय शिक्षक आणि महाविद्यालयीन शिक्षक तयार करण्याचं काम, तसंच संशोधक तयार करण्याचं काम अगदी 11वी-12वी पासून ते BA, MA, MPhil, PhD आणि BEd या सगळ्या कोर्सेसच्या माध्यमातून या ठिकाणी सुरू आहे. खरं तर नाशिकला सेंट्रल युनिव्हर्सिटीचं सेंटर दिलं गेलं, परंतु आम्ही संस्कृतची सेंट्रल युनिव्हर्सिटी आधीपासूनच इथे चालवतो आहोत. हे सगळे कोर्सेस आमच्याकडे इथे चालू आहेत आणि यापेक्षा वेगळे काही कोर्सेस आता असू शकणार नाहीत. याचं कारण आहे ते म्हणजे परमपूज्य स्वामी गोविंददेवगिरीजी महाराज यांचा वरदहस्त या संगमनेर नगरीला लाभलेला आहे, या महाविद्यालयाला लागलेला आहे, आमच्या परिवाराला लाभलेला आहे. आणि त्यामुळे गेली कितीतरी वर्ष, म्हणजे मी स्वतः 8वीत असताना ज्या स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आणि मला आठवतं मी त्यावेळेस भगवद्गीतेच्या सुरुवातीचं जे पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम नारायणेन स्वयं, ते मी 8वीला असताना पाठ केलं होतं आणि या संस्कृत स्पर्धांमध्ये मी स्वतः एक विद्यार्थी म्हणून, एक प्रतिभागी म्हणून सहभागी झालो होतो. त्यावेळेस मला एक पुस्तक बक्षीस मिळालं. मला खूप आनंद झाला की आपल्याला पुस्तक बक्षीस मिळालं. मग 9वीला मी परत भाग घेतला. त्यावेळेस शिवतांडव स्तोत्र पाठांतरासाठी होतं आणि ते पाठ करताना अक्षरशः धांदल उडायची, कारण त्यातले एक एक शब्द त्या काळी, आता तर खूप व्हिडिओ ऑडिओ त्याचे तयार झालेत, परंतु त्या काळी ते अगदी नवनवीन होतं. आणि त्यामुळे जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन, इथंच गडबडायचं. ते डमडम डमडम करता करता भांबेरी उडायची. पण वडील होते, ते पाठ करून घ्यायचे, सुवर्णा काकी लक्ष घालायच्या. परत बक्षीस मिळालं मला. मला खूप आनंद झाला. घरी जाऊन बक्षीस उघडलं, घरी काय इथेच उघडलं होतं मी लगेच, ते पॅकिंग करून मिळायचं. त्यामुळे ते उघडण्याचा एक आनंद असायचा आणि ते उघडल्यावर माझा मूडच ऑफ झाला, कारण मागच्या वर्षी जे पुस्तक मिळालं होतं तेच पुस्तक मला परत बक्षीस म्हणून मिळालं. मी घरी येऊन तनफन केली, म्हटलं याला काय अर्थ आहे, मागच्या वेळी जे पुस्तक मिळालं तेच या वर्षी परत मिळणं यासारखं दुर्दैव नाही. मग आमच्या वडिलांनी सांगितलं तुला बदलून द्यायची व्यवस्था करू, इतक्या नको तनतन करू. मग ते बदलून त्यांनी दिलं. अर्थात ते भरपूर पुस्तक आणायचे, पण बक्षीस मिळालेलं जे पुस्तक असतं ना त्याची किंमत वेगळी असते. आई वडिलांनी दिलेल्या पुस्तकाची एवढी किंमत नसते जेवढी आपण स्वतःच्या मेहनतीनं एखादं पुस्तक कमावतो बक्षीस म्हणून. मग मी त्यांना सांगितलं तुम्ही असं काय नाही करत, आमच्या आवडीचं पुस्तक घेऊ देत जा ना, तुमच्या आवडीचं तुम्ही बळच आम्हाला पुश करता, ते काही बरोबर नाही. आणि म्हणून त्या वर्षीपासून गेली 35 वर्ष ही एक परंपरा सुरू झाली की हा बक्षीस समारंभ, त्याच्यासोबत पुस्तकांचं प्रदर्शन लागतं आणि त्या प्रदर्शनातून मिळालेल्या बक्षिसाच्या रकमेइतकी पुस्तकं मुलांना घेता येतात. त्याच्यापेक्षा जास्तीची पुस्तकं घ्यायची असतील तर ते पैसे देतात. त्यानिमित्तानं शाळांना पुस्तकं मिळतात, शिक्षकांना परीक्षकांना पुस्तकं मिळतात. आणि या 35-40 वर्षाच्या कालखंडामध्ये संस्कृत हा तर घराघरात पोचला, त्यानंतर मराठी, इंग्रजी याही स्पर्धा सुरू झाल्या. पण संस्कृत विविध गुणदर्शनामध्ये नाटक सादर करायचं, संस्कृतची स्तोत्र म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स लावून वाजवायची, ऑर्केस्ट्रा साजरा करायचा, वादविवाद करायचा, विविध गुणदर्शनामध्ये फॅन्सी ड्रेस असतील किंवा अजून वेगवेगळ्या स्पर्धा असतील, या सगळ्या स्पर्धा आलटून पालटून सुरू झाल्या. पण नंतर एक त्याचा अभ्यासक्रम निश्चित केला गेला, कारण 30 मुलं दरवर्षी भाग घेतात, मग त्यांना नवनवीन कायम पाठ होत राहिलं पाहिजे. या दृष्टिकोनातून सगळी संस्कृतची मंडळी सुवर्णा काकींच्या सोबत बसली, त्यांनी तो अभ्यासक्रम लिहून काढला आणि त्यासाठी एक पुस्तकही प्रकाशित केलं गेलं, स्तोत्र रत्नांजली असं काहीतरी नाव आहे त्या पुस्तकाचं.
स्तोत्रांजली. ते स्तोत्रांजली त्याच्यामध्ये वेगवेगळी स्तोत्र आहेत, अतिशय सुरेख असं पुस्तक. त्याच्याही कॉपीज आता संपून गेल्या आहेत, पण आता डिजिटल युग सुरू झाल्यामुळे सगळ्या स्पर्धकांना व्हॉट्सॲपवरच त्यांचा जो काही सिलेबस आहे तो पाठवला जातो. पण त्यानिमित्तानं जे पुस्तक घरात जायचं आणि पुस्तक जीवनभर घरात राहायचं, ते परत आपण काहीतरी करून पुस्तक छापलं पाहिजे. ते पुस्तक छापणं काही सोपं काम नाही मला माहिती आहे, कारण त्यावेळेचे DTPचे फॉन्ट आता बदललेत, त्यामुळे ते आता कामाला येणार नाही आहे. परत नव्यानं सगळं करावं लागेल. त्याचं प्रूफ रिडिंग हा मात्र सगळ्यात अवघड आणि किचकट भाग असेल, पण ते मंडलिक सर आणि त्यांची सगळी टीम निश्चित करेल याच्याविषयी मला विश्वास आहे. संस्कृत हा विषय संगमनेरसारख्या छोट्या गावातून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर 1500 मुलं सहभागी होतात अशी स्पर्धा होते, आणि मग त्या माध्यमातून वेगवेगळ्या शाळांमधलं संस्कृत टिकून राहिलं. ज्युनियर कॉलेजमध्ये संस्कृत विषय घेता यायला लागला, आणि संस्कृत म्हणजे सर्वाधिक मार्क देणारा विषय, त्यामुळे संस्कृतची गोडी निर्माण व्हायला लागली. आणि या महाविद्यालयानं सबंध महाराष्ट्रामध्ये संस्कृतचे शिक्षक पुरवण्याचं काम केलं, संस्कृतचे प्राध्यापक पुरवण्याचं काम केलं, आणि त्या माध्यमातून संगमनेरनं संस्कृत जतन केली. आम्ही कायम म्हणतो, अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठीना. ती कठीण नाही आहे, ती अवघड नाही आहे. आणि ते सिद्ध झालं ज्या वेळेस लर्न गीताच्या उपक्रमामध्ये 80, 82, 85 वर्षाची मंडळी, वृद्ध सहभागी व्हायला लागले. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, 18च्या 18 अध्याय, 700 श्लोक भगवद्गीतेचे 85 वर्षाच्या एका वृद्धेनं, आणि एका नव्हे अनेक वृद्धांनी कंठस्थ करून टाकले. आणि नुसते कंठस्थ नाही केले, ते गीता विचक्षण झाले. म्हणजे 17वा अध्याय 3रा श्लोक ते लगेच म्हणतात, 5वा अध्याय 8वा श्लोक लगेच म्हणतात. मग ते म्हणे अजून काहीतरी सांगा. मग त्यांना अवरोही क्रम सांगितला गेला की 7वा श्लोक म्हटल्यानंतर 8वा नाही म्हणायचा, 6वा म्हणायचा. तसंही करायला लागले हो. अजून काय द्यायचं यांना? मग एक शब्द द्यायचा संस्कृतचा एक शब्द दिला की त्या शब्दांवर आधारित किती श्लोक त्या भगवद्गीतेमध्ये आहेत, भरभर 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 म्हणायला लागली. मागच्या वर्षी 7वीतला एक मुलगा होता, मागच्या आठवड्यामध्ये त्यानं सांगितलं की माझा असा अभ्यास आहे की तुम्ही मला कोणताही ऑब्जेक्ट द्या, मग शंख असेल तर तुम्ही शंख सांगा, आणि मी किती शंखांची नावं भगवद्गीतेमध्ये कोणत्या कोणत्या श्लोकामध्ये येतात ते मी सांगेन. पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय, पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः, अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलस्सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ. ही सगळी शंखांची नावं भरभर भरभर सांगतो. मी त्याला म्हटलं प्राण्यांची नावं सांग, आणि त्यानं सगळ्या प्राण्यांची नावं सांगितल्याने विशेषतः 10व्या अध्यायामध्ये विभूती योगामध्ये झषानाम मकरश्चास्मी, म्हणजे मी जलचरांमध्ये मगर आहे असं सांगितलं, नागांमध्ये मी कोण आहे, मी वासुकी आहे. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या प्राण्यांची जी नावं भगवद्गीतेमध्ये घेतली गेलेली आहेत ती सगळी त्या 7वीच्या विद्यार्थ्यांना सांगितली. हे एक आश्चर्य होतं. हे जे मूळ आहे ते आपल्या DNA मध्ये आहे, ते आपल्या रक्तात आहे. संस्कृत, संस्कार आणि संस्कृती ही आपल्या रक्तातच आहे. आपण ज्या घरात जन्म घेतो त्या घरातूनच ती परंपरेनं आपल्याला प्राप्त होते. आपल्या मागच्या जन्मातल्या काही पुण्याईनं ते आपल्याला प्राप्त होते, आणि त्यामुळे संस्कृत भाषेविषयीचं आकर्षण हे स्वाभाविकपणे तयार होतं. फक्त आवश्यकता असते त्याला चॅनलाइज करण्याची आणि तशा पद्धतीच्या संधी निर्माण करण्याची. अशा पद्धतीच्या अनेक संधी या संगमनेर महाविद्यालयाच्या माध्यमातून असतील किंवा संस्कृत संवर्धन मंडळाच्या माध्यमातून असतील, गीता परिवाराच्या माध्यमातून असतील, संगमनेरमध्ये निरंतरपणे अशा संधी उपलब्ध करून देण्याचं काम अव्याहतपणे सुरू आहे. पण असं काम करत असताना काही व्यक्तिमत्व देखील आपल्या डोळ्यासमोर आली पाहिजे की ज्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर असं वाटावं की आपणही तिथपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. आणि म्हणून अशा संस्कृत विद्वानांचा या ठिकाणी बोलवून त्यांचा परिसस्पर्श या भूमीला करून घ्यायचा. आणि केवळ भूमीला तो परिसस्पर्श होत नाही, तो मनात परिसस्पर्श घडला पाहिजे आणि त्यांच्या जीवनाचं सोनं विद्यार्थ्यांच्या झालं पाहिजे. या दृष्टिकोनातून अतिशय महनीय अशा व्यक्तींची एक परंपराच या महाविद्यालयामध्ये बोलावली गेली दरवर्षी. आणि त्या परंपरेमध्ये आज अतिशय आनंदाचा हा क्षण आहे की आदरणीय डॉक्टर श्रीनिवास वरखेडी सर, जे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू आहेत, दिल्लीहून आज पहाटे 4 वाजता निघून ते
नाशिकच्या एअरपोर्टवर आले, तिथून लगेच निघून इथे पोहोचले. रात्रभर जागरण झालेलं असणार आहे, पण अजूनही त्यांचं तेज तसंच्या तसं आहे. आणि आज इथला कार्यक्रम झाला की लगेच नाशिकच्या कार्यक्रमासाठी त्यांना जायचं आहे. अशा पद्धतीच्या महनीय व्यक्ती ज्यावेळेस आपल्या महाविद्यालयात येतात आणि त्यांचं दर्शन या पुढच्या पिढीला घडतं, त्यावेळेस निश्चितपणे एक प्रेरणा निर्माण होते. हा पुरस्कार आदरणीय वरखेडी सरांना पण देतोय, त्यामुळे त्यांचं काही महात्म्य वाढणार नाहीये, ते खूप मोठे आहेत. आपल्या पुरस्काराचं महात्म्य निश्चितपणे वाढेल, यात काही शंका नाही. पण पुरस्कार हा निमित्त आहे, तो निमित्त मात्र, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचम. पुरस्कार निमित्त मात्र आहे. त्या निमित्तानं वरखेडी सरांनी इथे यावं आणि ही पुढची पिढी जी या ठिकाणी बसलेली आहे त्यांना संस्कृतविषयी 2 गोष्टी अशा सांगाव्यात की त्यांना संस्कृतविषयी आकर्षण निर्माण झालं पाहिजे. मित्रांनो, मला तुम्हाला एकच गोष्ट फक्त सांगायची. या महाविद्यालयात दरवर्षी BEd करणारे संस्कृतचे अनेक विद्यार्थी तयार होतात, MA करणारे, PhD करणारे होतात. आणि मी दरवर्षी एक नवीन शाळा कुठेतरी काढत असतो. मग ध्रुव ग्लोबल स्कूलच्या पुण्यामध्ये आता 3 शाखा झाल्या, बेंगलोरला झाली, दुबईला झाली, पुढच्या वर्षी बरोड्याला होणार आहे, कोल्हापूरला होणार आहे. आणि तिथे संस्कृत शिक्षक हवे असतात. आणि मी मंडलिक सरांना फोन करतो, संस्कृतचा शिक्षक द्या. ते म्हणतात सगळे गेले, अनुदानित नोकऱ्यांमध्ये सगळे ॲब्सॉर्ब झाले, एकही शिल्लक नाही. आमचे भावे सर समोर बसलेत, BEd कॉलेज चालवतात, संस्कृतमधून BEd करायची व्यवस्था आहे. त्यांना सांगतो तुम्ही द्या. एकही मुलगा, एकही मुलगी, एकही विद्यार्थिनी संस्कृतची शिल्लक राहत नाही, ताबडतोब लगेच जॉब मिळत आहेत. इतर भाषांच्या तुलनेमध्ये संस्कृत भाषेच्या संदर्भात जॉब अपॉर्च्युनिटीज ज्या आहेत त्या निश्चितपणे मोठ्या आहेत. आणि ज्यांना दुसरीकडे कुठे मिळणार नाही त्यांच्यासाठी ध्रुव ग्लोबल स्कूल स्वागताला तयार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त मुलांनी 11वी-12वीला संस्कृत घ्यावं, BA MA संस्कृतमधून करावं, पण जीव ओतून करावं, मन लावून करावं, खोलीत जाऊन शिकावं. मग त्यातलं शुद्धलेखन असेल, त्याचं व्याकरण असेल, त्यातलं काव्यशास्त्र असेल, त्यातलं साहित्य असेल, या सगळ्या गोष्टींचा अगदी अकंठ आनंद घेत ते शिकावं आणि उत्तम संस्कृत पुढच्या पिढ्यांना देण्यासाठी तयार व्हावं, असं या निमित्तानं आवाहन करतो. आणि तसंच मार्गदर्शन आदरणीय डॉक्टर श्रीनिवास वरखेडी सरांनी आम्हाला करावं, अशी प्रार्थना त्यांच्या चरणी करून माझे 2 शब्द संपवतो. बहुत बहुत धन्यवाद सर. संस्कृत पर आपका होने वाला स्नेह और उस द्वारा आपका उद्बोधन निश्चित प्रेरणादायी है. इंसान को अगर बदलना है तो उसका मन बदलना जरूरी है, और मन को परिवर्तित करने का कार्य संस्कृत भाषा और उसका संस्कार करता है. संस्कृत भाषा के उपासक संपूर्ण भारत में संस्कृत आचार्यों में जिनका अतुलनीय योगदान है, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलगुरु श्रद्धेय प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी सर जी से अनुरोध है कि आप अपने अनमोल और प्रेरणादायी विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमें मार्गदर्शन करें. प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी सर जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें. भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च. संगमनेर नगरस्य अत्यन्तं प्राचीनायाः शिक्षणप्रसारकसंस्थायाः सर्वानपि आत्मबन्धून् अहं सर्वप्रथमम् अभिनन्दामि. संगमनेर नगरस्य सर्वानपि नागरिकबन्धूनपि
इथे व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवरांना, सभामध्ये उपस्थित बंधुजनांना मी नमस्कार करतो आणि आजच्या समारंभामध्ये या पुरस्कार प्रदान करण्याकरिता मी धन्यवाद देतो. स्वर्गीय श्री ओंकारनाथ मालपाणी सर्व संस्कृत आत्मा पुरस्कार, यह पुरस्कार आज मुझे यानी श्रीनिवास वरखेड़ी को दिया गया. इसको स्वीकारने में मेरा क्या मन में क्या कारण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. यह संगमनेर नगर में मैं पहली बार आया हूँ और सबसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ. लेकिन मैं 4 साल महाराष्ट्र में रहा और महाराष्ट्र में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तथा हमारे पूर्वज महाराष्ट्र के हैं. हमारे पूर्व हम तो महाराष्ट्र से निकले हैं तो कर्नाटक में हमारा जन्म हुआ है. उसके पश्चात में सभी अन्य अन्य राज्यों में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. अभी दिल्ली में हूँ. यह कारण महाराष्ट्र का एक संबंध है और अभी अभी मेरी बात हो रही थी संजय जी से. हमारा और एक संबंध यहाँ प्राप्त हुआ है, वह गायत्री परिवार के हमारे परम पूज्य श्री स्वामी गोविंद गिरी जी के गीता परिवार के द्वारा कार्य जो चल रहा है उसका कार्याध्यक्ष श्रद्धेय संजय जी हैं. तो यह मूल रूप से कहाँ से ये बीजावाप हुआ है. इस परिवार श्री मालपाणी परिवार के मातोश्री यहाँ उपस्थित है और इस शिक्षण संस्था के माननीय अध्यक्ष और कार्यदर्शी, प्राचार्य और सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं. तो मुझे लगता है कि यह मूल बीजावाप जो संकल्प है, वो संकल्प में जो भाव शुद्धि है, वो भाव शुद्धि के कारण मैं यहाँ संप्राप्त हुआ हूँ. स्वर्गीय ओंकारनाथ मालपाणी जी के उनके अंतिम संकल्प पत्र में कैसे एक सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए यह कार्य करना है, वह इच्छा उन्होंने प्रकट की है. मुझे ज्ञात हुआ कि उस इच्छा पूर्ण करने के लिए अनेक योजनाएं, जैसे यहाँ संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक विध योजनाएं चल रही है, स्पर्धाएं चल रही है. साथ ही गीता का विशेष प्रचार प्रसार करने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है और एक संशोधन केंद्र जो मैं पहले से ही जानता था, यहाँ एक संस्कृत अध्ययन और संशोधन केंद्र है, डॉक्टर अनिरुद्ध मंडल जी के निदेशकत्व में कार्यक्रम चल रहा है. तो मूलभूत इस विषय पर आपका जो कार्य है, उस कार्य से जुड़ने का एक सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है. एक मूल कारण है, मैं इस तरह का पुरस्कार जब आता है, मुझे कम से कम साल में 50 पत्र आते हैं. मैं स्वीकार करने में बहुत संकोच भी करता हूं और उनको बोलता हूं कि इस पुरस्कार के लिए मैं ही एक व्यक्ति का नाम देता हूं, आप दे दीजिए, मैं कार्यक्रम में आ जाऊंगा. मैं सच बता रहा हूं. इन दिनों में कहीं कहीं, लेकिन उस पुरस्कार स्वीकार करने में मैं बहुत ही सतर्क रहता हूं
और इस पुरस्कार स्वीकार करने के में एक कारण भी है, क्योंकि ऐसे संत महात्मा, ऐसे सज्जन जो सनातन धर्म के लिए खड़े होते हैं, कोई समाज में प्रत्याशा के बिना इस कार्य करने के लिए अपना संकल्प करते हैं, तो उस संकल्प को साकार करना, उस संकल्प को सार्थक बनाना हमारा कर्तव्य होता है। हम तो इस जन्म लेते हैं ऋण प्रत्यर्पण के लिए। देव ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण प्रत्यर्पण करना हमारा त्रिभी ऋणैर जायते। कोई यहाँ जन्म लेता है तो 3 ऋणों से जन्म लेता है। ऋण के साथ हम यहाँ वी आर टेकिंग बर्थ डेप्ट के साथ, कुछ ऋण के साथ यहाँ आएंगे। तो इस जीवन यात्रा में हमें ऋण प्रत्यर्पण करना है। मुझे स्पष्टता है कि मैं संस्कृत से, संस्कृत विद्या से, संस्कृत परंपरा से पूरा जीवन का एक मैंने सौभाग्य प्राप्त किया है। मेरे गुरु के कृपा से जो विद्या प्राप्त हुई है, मैं एक साधन मात्र हूँ, मैं इसका धारक मात्र हूँ। धारण करते हुए इस विद्या को आगे संतति के लिए देना हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को मैंने किया है, उसके लिए मैंने सारा सौभाग्य प्राप्त किया है। तो उसमें पुरस्कार की क्या बात है? कोई पुरस्कार का विषय नहीं है। मैं तो ऋण प्रत्यर्पण कर रहा हूँ। मैं जो ऋण प्राप्त किया हूँ तो उस ऋण प्रत्यर्पण करने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, फिर से ऋण प्राप्त करना। लेकिन मैं ऐसे ऋणों को फिर से लेना चाहता हूँ ताकि मुझे ऐसे ऋण आपके परिवार के कारण से आप सबके साथ ऋण हो जाए, तो ऋण प्रत्यर्पण करने के लिए मुझे यही फिर से जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो। मेरा मन में बहुत स्पष्टता है कि संस्कृत विद्या का ऋण प्राप्त करने के बाद यहाँ आया हूँ, अगले जन्म में भी यही प्राप्त होना है, तो इस ऋण को लेना है। इस ऋण को खत्म नहीं करना है, संपूर्ण नहीं करना है। ऐसे सज्जनों का ऋण लेना है और ऋण से हमें फिर से उनका संबंध प्राप्त करने में, ऐसा सज्जनों के साथ जन्म प्राप्त करने में एक सौभाग्य मिलता है। तो इसी भाव से मैं यहाँ आया हूँ। तो आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद 2-4 बात आप सबके साथ संवाद करना मेरा कर्तव्य है। यहाँ बहुत कुछ शाला के मेरे प्यारे बच्चे आए हैं। एक जमाना था, एक काल था, मैं जब संस्कृत पढ़ने गया था, मैं सामान्य शाला में पढ़ रहा था। मेरे परिवार में मेरा पिताजी, मेरा दादाजी ने संकल्प किया, इनको संस्कृत पढ़ाना है। पता नहीं था संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे उस जमाने में। मैं स्वयं संस्कृत अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया। एक गुरुकुल में मेरे गुरुजी के सानिध्य में अध्ययन किया। 13 साल का अध्ययन था। उस संदर्भ में मेरे सभी समाज के लोग पूछते थे, मेरे परिवार में पूछते थे, संस्कृत का अध्ययन करके क्या करने वाला है, संस्कृत क्यों? ऐसा एक जमाना था। संस्कृत का अध्ययन क्यों करना है, उससे क्या मिलता है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों को, मेरे माताजी को कहा गया संस्कृत पढ़ने के बाद ये मंदिर में अर्चक बनेंगे या तो पौरोहित्य करेंगे, तो एक बार सोच लो। तो मेरे माताजी ने कहा अभी इसको छोड़ दो और आपको मेरे पुत्र को मैं कहीं इंजीनियर डॉक्टर बनाना है। तो उनका कोई सहज रूप से उनके मन में आशा जग गई। तो मुझे पता नहीं था। मेरे पिताजी ने मेरे सामने 2 आशा ये रखा, देखो ये लोक में जो सब करते हैं तो ये करना है, तुम्हें भी करना है तो करो, लेकिन एक हमारे दादाजी की इच्छा है, यह करके आप पंडित बनो, ये भी एक सौभाग्य है, तो देख लो। मेरे गुरुजी ने मेरे माता को एक पत्र लिखा, मेरा माता पिता को। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्या होता है इसमें। आपके बेटे के भविष्य का जिम्मेदारी मेरी है, मेरा है। जैसे अभी संजय जी ने कहा जो संस्कृत पढ़ने आते हो आओ, वो आपके भविष्य संस्कृत से होगा तो हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद मैं तो निर्णय किया मेरा पूर्ण संस्कृत शास्त्राध्ययन करना है।
उस दृढ़ निश्चय के साथ मैं संस्कृत का अध्ययन पूर्ण किया। मेरे माताजी के मन में थी कि कहीं एक बहुत बड़ा IIT में या तो पढ़ना होना चाहिए। बच्चों में बताता हूँ, आज आपके सामने जब मैं खड़ा हूँ संस्कृत के विद्वान के रूप में, IIT दिल्ली में मैं प्रोफेसर हूँ। IIT दिल्ली में मुझे एडजंक्ट प्रोफेसरशिप, आज तक IIT दिल्ली में किसी नॉन IITian को प्रोफेसरशिप नहीं दिया है, मुझे प्रोफेसरशिप दिया गया है। कई IIT में मैं सिलेक्शन कमेटी में हूँ। 20 साल पहले IIIT हैदराबाद में मैंने संशोधन किया, अध्ययन किया, मेरा शोध कार्य किया संस्कृत और उस जमाने में कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर साइंस के साथ मेरा शोध कार्य है। तो आप इसलिए बता रहा हूँ, संस्कृत का एक बहुत बड़ा नैरेटिव रहा है। संस्कृत एक भाषा है, एक क्लासिकल भाषा है, संस्कृत एक प्राचीन भाषा है, एक मंदिर की भाषा है, कुछ वर्गों की भाषा है। ऐसा एक संस्कृत के बारे में एक नैरेटिव खड़ा कर दिया है। आज इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने संस्कृत को ही लेकर शास्त्राध्ययन करते हुए आई हैव टॉट इन IIITs, आई हैव डिलीवर्ड लेक्चर्स इन IITs एंड नाउ आई एम एडजंक्ट फैकल्टी इन IIT दिल्ली। इसको क्यों बता रहा हूं मैं? संस्कृत का वास्तविक रूप का परिचय समाज में कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि एक संस्कृत का सत्य मैं बताता हूं, 1000 सालों तक भारत के ऊपर निरंतर आक्रमण रहा है। 1000 साल किसी देश के ऊपर यदि आक्रमण हुआ है, किसी सभ्यता के प्रति आक्रमण हुआ है, तो वो सभ्यता आज नहीं रही है। केवल 20-30 साल में पूरी सभ्यता चली गई है, ऐसा देशों को हमने देखा है। लेकिन केवल भारत की सभ्यता है, केवल हमारी सभ्यता है, हमारी सनातन धर्म की सभ्यता है। 1000 साल तक निरंतरता के आक्रमण के बावजूद भी हम खड़े रहे हैं। हम आज बोल सकते हैं कि हम एक सनातन धर्म के एक बहुत बड़े परिवार है। ये कहाँ से ताकत आ गया? ये शक्ति कहाँ से है? ये शक्ति का मूल क्या है? बहुत लोगों को पता नहीं है। यह शक्ति का मूल संस्कृत है। हमने संस्कृत को खड़ा रखा है। हमने, हमारे समाज ने, हमारी सभ्यता ने, हमारे सनातन धर्म में हमने संस्कृत को छोड़ा नहीं है। बाकी कुछ छोड़ दिया, हमारा वेशभूषा छोड़ दिया, हमारा कभी कभी आचरण छोड़ दिया, हमारे सोच छोड़ दिया, हमारी शिक्षा छोड़ दिया, लेकिन हमने एक को पकड़ के रखा, वेद को पकड़ के रखा, संस्कृत को पकड़ के रखा, गीता को पकड़ के रखा। आज हमारी सनातन धर्म की सभ्यता आज भी आक्रमण के बावजूद भी खड़ा है, वो संस्कृत के कारण से। संस्कृत को 200 साल से, जब अंग्रेजी का यहाँ हुकूमत चली, अंग्रेजी की शिक्षा पद्धति से हम सब जुड़े हैं। यहाँ जितने भी हम बैठे हैं तो एक नई शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो इस व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में हमने धीरे धीरे संस्कृत को हमने छोड़ दिया। जो हमने 1000 साल तक पकड़ के रखा था, इसको शिक्षा व्यवस्था के द्वारा छोड़ दिया हमने। इस शिक्षा ने हमने दूर कर दिया। हमारे घरों में, हमारे हर मोहल्ले में, हमारे समाज में, हमारे घर में जो संस्कृत निरंतर चलता आ रहा था, हमने शिक्षा व्यवस्था में उसको छोड़ दिया। इस शिक्षा व्यवस्था को इसलिए बनाया गया था कि हम अपने से दूर हो जाए, हमारे आत्मा से दूर हो जाए। इस शिक्षा व्यवस्था में हमने ये भी देखा है कि नया नैरेटिव खड़ा कर दिया। क्या है? पूरे भारत में, समग्र भारत में अपनी मातृभाषा के प्रति लोगों को अवहेलना शुरू हो गई। मतलब अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेना, बात करना, मतलब वो एक नीचे स्तर का हो गया। अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना एक उच्च स्तरीय बात हो गई, केवल 100 साल से 200 साल के अंतर्गत में। और हमने एक नया नैरेटिव खड़ा कर दिया। हमारी शिक्षा में बोल दिया गया कि आर्य और द्रविड़ दो अलग अलग हैं,
और आर्य भाषा संस्कृत बाहर से आया है और ये बाहर की भाषा है और यहाँ मूल भाषा अलग है। और ये भी बताया गया कि संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज, आप जानते हैं क्लासिकल लैंग्वेज सब लोग बोलते हैं ना, अभी मराठी भी क्लासिकल लैंग्वेज बन गई है। एक संस्कृत में क्लासिकल लैंग्वेज हो गया, उसका शीर्षक देखने के बाद तमिल को लगा मुझे भी क्लासिकल लैंग्वेज बनना है, और बाद में तेलुगु को लगा, बाद में कन्नड़ को लगा, अभी मराठी को भी लग गया, बंगाली को भी हो गया, आसामी को भी हो गया, सब लोग क्लासिकल लैंग्वेज है। बहुत लोग हम ये नहीं जानते क्लासिकल लैंग्वेज टाइटल के मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज? आप डिक्शनरी ओपन करके देख लीजिए। क्लासिकल लैंग्वेज उसको बोला जाता है जो वास्तविक रूप में हमारे समाज में जिसकी केवल ग्रंथालय में जीवित है, केवल पुस्तक में जीवित है, उस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है। संस्कृत का इंट्रोडक्शन कैसे देता है पता है हमारे टेक्स्ट बुक में? संस्कृत इज एन एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज, एंशिएंट इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज लाइक ग्रीक एंड लैटिन। सोच लीजिए इस वाक्य में क्या तथ्य है। इस वाक्य को किसके लिए लिखा गया था? क्यों अंग्रेजियों को संस्कृत का इंट्रोडक्शन देखने के लिए लाइक क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन ये बोला जाता है, क्योंकि वो ग्रीक एंड लैटिन को जानते थे, विदेशी लोग ग्रीक एंड लैटिन को जानते। ग्रीक लैटिन जैसा लैंग्वेज संस्कृत है ऐसा बोलने की वो टेक्स्ट बुक हमारे टेक्स्ट बुक में लिखता है, क्योंकि ग्रीक एंड लैंग्वेज हमारे बच्चे नहीं जानते हैं। तो संस्कृत लाइक ग्रीक एंड लैटिन, इसका मतलब है ग्रीक एंड लैटिन बोथ लैंग्वेजेस आर डेड लैंग्वेजेस, इसलिए संस्कृत भी डेड लैंग्वेज। संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज टाइटल के साथ उसको कहा गया ये डेड लैंग्वेज है, मृत भाषा है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है लाइफ से। देखिए धीरे धीरे हमने मानना शुरू कर दिया, हमारे समाज में इसको लोग बोलते हैं संस्कृत, अहम यदि संस्कृतेन भाषे मम मित्रवरः अत्र मंडलिक महोदयः अवाभ्यां संस्कृतेन यदि भाष्यते जनाः आश्चर्यचकिताः भूत्वा पश्यन्ति संस्कृत क्या बोल रहा है, मतलब संस्कृत में बोला जाता है, ये भी एक प्रश्न है। मैं कभी कभी फ्लाइट में ज़्यादा प्रवास करते हैं तो एयरपोर्ट में मैं थोड़ा ज़ोर से मोबाइल में ही बात करता हूँ, मोबाइल में संस्कृत में बोलता रहता हूँ, क्योंकि मैं इसको जानबूझकर बोलता हूँ क्योंकि अन्य लोग सुने, उनको पता चले संस्कृत में बोलने वाले लोग हैं, और वो पूछते भी हैं आप संस्कृत में बोल रहे हैं? हाँ संस्कृत में बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो संस्कृत एक फैशन की भाषा हो गई है बच्चों, ये देखिए संस्कृत एक आज फैशन की भाषा हो गई है। आप संस्कृत बोलोगे आपको आधुनिक माना जाएगा, संस्कृत बोलोगे आपको एक नया ट्रेंड के साथ आपको देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि संस्कृत बोलेंगे तो पुराने आदमी होगा, नया ट्रेंड फैशन के आदमी संस्कृत में बोलेगा। आज प्रधानमंत्री हर सप्ताह 5 सुभाषित संस्कृत में 5 सुभाषितों को वो ट्वीट करते हैं हर रोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर रोज सुबह एक संस्कृत का सुभाषित ट्वीट करते हैं। उनका मानना है, जब संस्कृत भारती के हमारे परिवार उनसे मिला था, उन्होंने कहा मेरा आज जो जीवन बना है, आज जो मोदी आपके सामने दिख रहा है वो संस्कृत सुभाषितों के कारण दिख रहा है, ऐसा मोदी जी ने कहा। क्योंकि वो बोलते हैं जितने संस्कृत सुभाषित थे उनको मैं पढ़ता था, याद करता था, आज हर एक संकट क्षण में, हर एक विचार में मेरे मन में एक संस्कृत सुभाषित आता है, उसके द्वारा मैं प्रेरणा लेता हूँ, उसके द्वारा निर्णय करता हूँ। यह संपूर्ण विश्व को नेतृत्व देने वाले व्यक्ति का मूल विचार संस्कृत में है, ये आपके सामने रख रहा हूँ मैं। तो संस्कृत आज क्लासिकल लैंग्वेज टाइटल मुझे नहीं चाहिए, ये मॉडर्न लैंग्वेज है, ये फैशन का लैंग्वेज है, एक आज के नेतृत्व की लैंग्वेज है। आज भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए वो भारत की संस्कृत है। इसलिए भारत को मैं हमेशा, मुझे बताया जाता है कि संस्कृत के भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे, मैं बोलता हूँ संस्कृत के भविष्य के बारे में मत सोचो, आपके खुद के भविष्य के बारे में सोचो, संस्कृत का भविष्य को छोड़ दो। दूसरी बात मैं बताता हूँ, संस्कृत को मैं हमारे इतिहास से नहीं जोड़ना चाहता हूँ। वी शुड नॉट कनेक्ट आवर एंशिएंट लैंग्वेज विद द हिस्ट्री। ये तो है ही, भारत का भूत, भारत का गत वैभव को समझने के लिए संस्कृत को अध्ययन नहीं करना चाहिए। यदि भारत का भविष्य बनाना है, भारत का फ्यूचर क्रिएशन करना है तो संस्कृत पढ़ना चाहिए, भारत का फ्यूचर है।
तो मेरे लिए संस्कृत भारत का फ्यूचर है, भविष्य है। इसलिए भविष्य निर्माण करने के लिए जब हम बैठे हैं तो संस्कृत के बिना मैं भारत का भविष्य देख नहीं पा रहा हूं। मैं आज इसलिए आया हूं कि शिक्षण संस्था का इस कार्य में आप जो कर रहे हैं, भारत का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। ये भारत का भविष्य है। हो सकता है कि संख्या 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, लेकिन ये 3000 व्यक्ति या 10,000 व्यक्ति आप जिसको क्रिएट करेंगे, एक एक सुभाषित के द्वारा, एक गीता के द्वारा, यहाँ के बच्चों के मन में संस्कृत का एक शब्द भी चला जाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ जो भारत का, देखिए जब भारत के 100 करोड़ से ज़्यादा, 140 करोड़ माना जाता है, 140 करोड़ के लिए कितना हॉस्पिटल चाहिए, कितना हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए? कुछ करोड़ चाहिए, लेकिन इतना तो नहीं चाहिए, 100 करोड़ तो नहीं चाहिए। तो हार्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, वो कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन सभी संगमनेर के लिए 5 हार्ट स्पेशलिस्ट है तो सब बहुत बड़ा है। वो सब पूरे संगमनेर का ख्याल रखेंगे, संगमनेर का हार्ट ठीक रहेगा। तो यही बच्चे जो संस्कृत पढ़ के पूरे भारत के किसी किसी क्षेत्र में जाएंगे, ये बच्चे भारत का हार्ट देखेंगे, वो उसका वो इतना तो देखेंगे, उसका ताकत बना रहेगा। तो आज इस शिक्षण संस्था का इस कार्य को मैं देखने के लिए आया हूँ, उसको जानने के लिए आया हूँ। और इसमें एक दो बातें मुझे जोड़ना है। जैसे मैं कह रहा था कि संस्कृत का एक नैरेटिव क्लासिकल लैंग्वेज से शुरू हुआ है, आज उसे बाहर लाना है। उसको अपनी कोई भाषा अपनत्व कब आता है, मैं उससे बात करूं, उससे सुनता हूं। जैसे मराठी भाषा, आप जितना भी अंग्रेजी का अध्ययन करिए, अंग्रेजी में रोज भाषण दीजिए, अंग्रेजी में ही आप पूरा कार्य करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या साइंस के प्रोफेसर हो, कोई बड़े ऑफिसर हो, लेकिन उसका मन में मराठी का एक अपनत्व होता है, वो अंग्रेजी में नहीं आता। अंग्रेजी चाहे तो मुझे एक अन्न देने वाली व्यवस्था हो सकती है, लेकिन मेरे हृदय में जो स्थान होगा वो मेरी माता के लिए होगी। तो मातृभाषा का जो है, वो मातृभाषा के बारे में हम, क्योंकि बचपन से हार्डवायर्ड हो गया है, हमारे अंदर जो है, हमारे जितने भी नर्व सिस्टम है उसके साथ जुड़ जाता है वो। आपको पता नहीं है, संस्कृत हजारों सालों से हमारे जानकारी के बिना, मुझे पता नहीं है, बच्चे मुझे पता नहीं है संस्कृत मेरे अंदर कैसे घुस गया है। क्योंकि संस्कृत में हमारी परंपरा में ऋषि मुनियों के मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 5000 साल के निरंतर तपस्या के साथ संस्कृत ने हमें इस तरह के थिंकिंग पैटर्न बनाया है। ये जो मेरे कंठ है, मैं अभी जिस वोकल कार्ड से बोल रहा हूँ, ये वोकल कार्ड, इसमें कुछ संस्कार है, उसमें बहुत बड़े अत्यंत कॉम्प्लेक्स वर्णों को मैं उच्चारण कर सकता हूँ। कार्त्स्नेम उच्चारण कर सकता हूँ मैं, कार्त्स्नेम, इसमें कितने वर्ण जुड़े हैं। आप बुलाइए किसी देश के व्यक्ति को बुलाइए, इस गीता का कुछ श्लोक दीजिए, बोल नहीं पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उच्चारण करने के लिए जो वोकल कार्ड की क्षमता चाहिए, वोकल कार्ड में जो स्ट्रक्चर चाहिए, उसका वो संस्कार चाहिए, वो हजारों सालों से उसका क्रिएशन हुआ है, वो मेरे ब्लड में आया है। इट्स ए गिफ्ट, ये डोनेशन मुझे मिल गया है संपदा के रूप में। इस वोकल कार्ड से मैं कॉम्प्लेक्स वर्णों को मैं उच्चारण कर सकता हूँ, ये मुझे मिल गया है। कैसे मिल गया है? लोगों ने उसको ट्रेन किया है, सालों तक उसको उच्चारण करते हुए ट्रेन किया है। उस ट्रेनिंग के कारण से मुझे ट्रेंड वोकल कार्ड मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसे ही मेरा ब्रेन जो है, जो सहज रूप से कॉम्प्लेक्स आइडियाज को डेवलप करने के लिए, सूत्र बनाने के लिए जितना इंटेलिजेंस चाहिए, उतना इंटेलिजेंस के साथ हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने चिंतन करके मुझे ट्रेन करके दिया है। क्या हम इसको
आसानी से छोड़ देंगे। जैसे कंप्यूटर चिप, आप जानते हैं कंप्यूटर के अंदर जो चिप होता है उसमें बेसिक कंप्यूटर की लैंग्वेज कोडेड है, इस कारण से वो समझ सकता है। आप जानते हैं ना, बेसिक चिप में कुछ स्ट्रक्चर है, लॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो लॉजिकल स्ट्रक्चर में एक लैंग्वेज भी है। उसके कारण से कंप्यूटर हायर लेवल की लैंग्वेज को समझता है। ऐसे मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में जो चिप डाला गया है उसमें संस्कृत है। उस संस्कृत से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सोच, हमारे विचार शक्ति को विचार शक्ति से दूर होते जाएंगे। इसलिए मेरे मस्तिष्क में हार्डवाइर्ड संस्कृत से मैं दूर नहीं जा सकता हूँ। जैसे दूर जाऊँगा वैसे मैं इनोवेशन नहीं कर पाऊँगा। आज भारत ने यदि इनोवेशन कर रहा है, भारत के इतने बड़े बड़े, आप जितने भी गूगल में जाइए, आप अमेरिका के कई संस्थाओं में जाइए तो वहाँ हमारे भारत के बच्चे सीईओ है, बड़े बड़े कंपनी को निर्वहन कर रहे हैं। कारण है क्योंकि हमारे मस्तिष्क में भी उनके इनोवेशन के आइडियाज़ जनरेट करने की जो ताकत है वो अंदर है। आज हमारे बच्चों में यदि इनोवेशन, नया सोच बनाना है, उसके लिए मूल शक्ति, मूल द्रव्य संस्कृत में है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, यहाँ माता पिता जितने भी हैं, आप अपने बच्चों को कुछ भी देना चाहते हो, आप जैसे संजय जी ने मुझे बताया कि अपने माता पिता ने उनको एक व्यवस्था, इस तरह की शिक्षण संस्था को दिया, संस्कार दिया और कहा कि ये धर्म आपको पालन करना है, उनको गीता दिया है। देखिए यही संस्कार है। अपने पिता, आपने क्या धन दिया, क्या दिया मुझे पता नहीं, गीता धन जो है आपका महत्वपूर्ण है। आपके पिता ने आपको गीता धन दिया है, तो यह धन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज मैं जानता हूँ हमारे यहाँ संगमनेर बहुत स्वस्थ है, आपके शिक्षण संस्था के बच्चे बहुत स्वस्थ होंगे, लेकिन बड़े बड़े IITs में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बेसिक प्रॉब्लम इज़ मेंटल हेल्थ। यहाँ प्राचार्य जी आप देखिए, मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग इशू। मतलब UGC ने इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ संभालने के लिए काउंसलर को अपॉइंट करो, सब बच्चों को सुधारो। मैं कहता हूँ क्या हो रहा है हमारे देश में? गीता जैसे हमारे संपदा को रखते हुए हमने मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर्स के पास जा रहे हैं। इतना कमज़ोर है हमारे बच्चे। यदि आपके बच्चों को एजुकेशन देते हैं, नहीं देते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन गीता दीजिए, कम से कम वो मेंटल हेल्थ के साथ अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। तो आज संस्कृत के द्वारा एक नया लोक का आविष्कार हुआ है। संस्कृत सभी भाषा परिवार का, मराठी हो, मैं कन्नड़ बात करता हूँ, कई तेलुगु बात करेंगे, तमिल बात करेंगे, मराठी करेंगे, लेकिन भारत की भाषा क्या है? महाराष्ट्र के लिए मराठी है, गुजरात के लिए गुजराती है, राजस्थान के लिए राजस्थानी है, बंगाल के लिए बंगदेश है, बंग भाषा है, तमिल के लिए तमिल भाषा है। भारत के लिए क्या भाषा है? भारत का एक ही भाषा है, वो भारती, वो संस्कृत है। भारत का पुरातन नाम, संस्कृत का पुरातन नाम भारती है। तो यदि भारतीय बनना है, मुझे मराठी बोलना है, मैं मराठी मानुस बोलने के लिए क्या करना होगा? मराठी नहीं बोलेगा तो मराठी मानुस नहीं है, हिंदी नहीं बोलेगा तो हिंदी नहीं है। यदि भारतीय ऐसा कहना है मुझे, मैं भारतीय हूँ, तो मुझे भारतीय जानना चाहिए। यदि भारतीय नहीं जानता हूँ तो मैं भारतीय नहीं हूँ। तो आज हमें एक नया दृष्टि के साथ जाना होगा, वह ये है कि भारत का भविष्य और भारतीयता और भारत के मूल अवधारणाओं को, हमारे जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए एक हमारे लिए संपदा मिली है, उस संपदा की रक्षा और उस संपदा का विनियोग हमें करना है। और अंत में एक और जोड़ना चाहता हूँ, संस्कृत और AI। मैं AI समिट में गया था, अभी AI इम्पैक्ट समिट हुआ, बहुत बड़ा AI इम्पैक्ट समिट हुआ। बच्चे भी, आज आप टाइप करोगे तो गूगल में मिलेगा आपको, आपके करते हैं ना, आप क्या करते हो, सर्च करते हैं AI इम्पैक्ट समिट कर दीजिए। AI इम्पैक्ट समिट में पूरे दुनिया में अभी AI की बात चल रही है। हम सब जहाँ बैठे हैं तो वहाँ सभी AI ही बैठा है, ऐसा होने वाला है। AI ही बात करेगा, AI सुनेगा, AI क्रिएट करेगा, तो मानव की अस्तित्व का बहुत बड़ा प्रश्न भी चिन्ह लगा है। मानव क्या करेगा? सभी AI करेगा तो मानव क्या करेगा? लेकिन
एआई समिट में जो बड़ी बात हुई है, मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ। 25 देशों से अध्यक्ष और प्रधानमंत्री आए थे। हमारे प्रधानमंत्री उनको एआई समिट के स्टॉल में लेके गए, कई इनोवेशन उनको दिखाया गया। सब जगह में 1 मिनट या 30 सेकंड की उनकी विजिट थी। एक जगह में आकर वो 18 मिनट रुक गए। कितना मिनट? 18 मिनट। एक जगह में आ गए, वह संस्कृति मंत्रालय का एक ज्ञान भारतम मिशन का एक प्रदर्शनी थी। उस प्रदर्शनी में हमारे प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स का, प्राचीन मातृका का, प्राचीन हस्तलेख का एक संग्रह का एआई के साथ उसका एनालिसिस हुआ था, उसको प्रदर्शनी कर रहे थे। उस प्रदर्शनी में 18 मिनट तक सभी फ्रांस इत्यादि देश के सभी प्रधानमंत्री, अध्यक्ष लोग वहाँ रह गए। वो जानना चाहते थे ये हमारी प्राचीन धरोहर कैसे एआई से जुड़ा है। उनको बताया गया कि हमारे फ्रांस देश के प्रधानमंत्री को बताया गया, आप तो फ्रांस, पेरिस तो बहुत प्रसिद्ध है सेंट के लिए, सेंट लोग लगाते हैं ना, सेंट लगाते हैं, लेकिन हमारे देश में 3000 साल से गंध शास्त्र के बारे में विचार है। तो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे एआई उसको बता रहा है। तो भारत का एआई दुनिया के बहुत बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है। हमारे ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा एक आकर, एक सागर हमारे शास्त्रों में है। आने वाले दिनों में ज्ञान की व्यवस्था में हम यदि आगे खड़े हो जाएंगे तो संस्कृत के द्वारा खड़े हो जाएंगे। यह निदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। आज संगमनेर के आपके इस महाविद्यालय के प्रांगण में आपने बहुत कुछ प्राप्त किया है। गंगा, गायत्री, गीता और गोविंद प्राप्ति के लिए यह रास्ता है। इस रास्ते को आपने अपनाया है, अपने परिवार में भी, अपने इस शिक्षण संस्था में भी, और बच्चों तक उसको पहुंचा रहे। मैं बहुत प्रसन्न हूं। और यह भार, यह संस्कृत आत्मा पुरस्कार का भार, ऋण मेरे ऊपर हो, मैं इसको स्वीकार करता हूं। ये भार है, लेकिन उसको तिरस्कार नहीं करता हूं, क्योंकि ये ऋण मेरे ऊपर हो। और इस ऋण के साथ मैं मेरे गुरु चरण में, क्योंकि मैं जो भी प्राप्त किया हूं तो ये पुरस्कार मेरे लिए नहीं है। आप जब पुरस्कार दे रहे थे, मैं बच्चों के सामने इसलिए खड़ा हो जाता हूं कि मैं संस्कृत के विद्वानों को पुरस्कार मिलता है, ये बच्चे यदि देखेंगे तो उनके मन में भी प्रेरणा हो जाए, ये संस्कृत के विद्वान पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। समाज में एक बहुत बड़ा एक सम्मान की बात है। उससे मैं उदाहरण के रूप में उनके सामने खड़ा हो जाऊं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरी परंपरा के लिए है, मेरे गुरु के लिए है। मैं फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देते हुए, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और सत्कार देने के लिए, यह दिन मेरे लिए स्मरणीय रहेगा। आने वाले दिनों में आप सबके साथ संस्कृत का काम करने का सौभाग्य मुझे निरंतर मिले, यही कामना के साथ मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संस्कृत भाषा के सुभाषित ही जीवन को आकार देते हैं। संस्कृत भाषा स्वर यंत्र को संस्कारित करती है। संस्कृत भाषा ही भारत का भविष्य है, इसलिए संस्कृत से जुड़ना परमोच्च आनंद की अनुभूति है। इसके बाद इस समारोह के ऋण निर्देशन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रोशन भगत जी से, सर से, कि आप ऋण निर्देश करें। एक सूचना पूर्वी देतो मी की जरी हा कार्यक्रम संपला असला तरी याच कार्यक्रमाला जोडून पारितोषिक वितरण समारंभ असणार आहे, त्यामुळे सर्वांनी आपण हॉलमध्येच थांबूयात। आजच्या स्वर्गीय श्री ओंकारनाथ मालपाणी संस्कृत आत्मा पुरस्कार प्रदान सोहळ्याप्रसंगी आलेल्या सर्वांचेच मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि कार्यक्रमाच्या अंतिम टप्प्यात या आभार प्रदर्शनामध्ये आजच्या या संपूर्ण पुरस्कार प्रदान सोहळ्याला यशस्वीरित्या पूर्ण करण्याकरता ज्यांचं सहकार्य लाभलं त्या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो। सर्वप्रथम आपल्या या आजच्या पुरस्काराकरता आपल्या बिझी शेड्यूलमधून वेळात वेळ काढून आज येथे उपस्थित राहिले आणि हा पुरस्कार स्वीकारून त्यांनी या पुरस्काराचा देखील मान वाढवलेला आहे, असे आजचे आपले प्रमुख पाहुणे प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडी सर यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो।
आणि आजच्या या तरुण पिढीला आणि बालकांना देखील आपल्या वाणीतून संस्कृत अभ्यासाची एक प्रेरणा दिल्याबद्दलही त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. कार्यक्रमास प्रमुख उपस्थिती लाभल्याबद्दल मालपाणी परिवार चॅरिटेबल ट्रस्टच्या विश्वस्त श्रीमती ललिता देवी मालपाणी यांचे देखील मी हार्दिक आभार मानतो. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवणारे आणि शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या शैक्षणिक कार्याला प्रोत्साहन देणारे आणि या संपूर्ण कार्यक्रमाचे यशस्वीरित्या आयोजन करणारे असे आमचे मार्गदर्शक शिक्षण प्रसारक संस्थेचे माननीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर संजय मालपाणी यांचे देखील विशेष आभार. त्याचप्रमाणे कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्याबद्दल आणि हा वारसा पुढे चालवल्याबद्दल संपूर्ण मालपाणी परिवार, यामध्ये श्रीमती सुवर्णा मालपाणी असतील तसेच इतरही मालपाणी परिवारातील सर्व सदस्यांचे मनःपूर्वक आभार. तसेच संगमनेर येथील शिक्षण प्रसारक संस्थेचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, यांमध्ये शिक्षण प्रसारक संस्थेचे अध्यक्ष श्री प्रकाश क्षत्रियजी, जनरल सेक्रेटरी CN नारायण कलंत्रेजी, कोषाध्यक्ष राजकुमार गांधीजी, उपाध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ सातपुते, विश्वस्त मदन सेठ करवा, तसेच कार्यकारिणी सदस्य मधुसूदन नावंदर, तसेच डॉक्टर GV सातपुते आणि इतरही सर्व कार्यकारिणी सदस्यांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो. तसेच शिक्षण प्रसारक संस्थेतील सर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण गायकवाड सर आणि इतरही प्राचार्य व उपप्राचार्य या सर्वांचे मी विशेष आभार मानतो. तसेच संस्कृत विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर अनिरुद्ध मंडलिक सर आणि विभागातील सर्व प्राध्यापक, विद्यार्थी यांनी देखील या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी घेतलेल्या कष्टांबद्दल त्यांचे देखील आभार मानतो. तसेच दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील आपल्या संस्कृत, मराठी आणि इंग्रजी विविध गुणदर्शन स्पर्धांकरिता ज्या सर्वांनी कष्ट घेतले अशा सर्व स्पर्धा संयोजक समितीचे देखील मी आभार मानतो. या समितीलाच अप्रत्यक्षपणे देखील ज्यांचे सहकार्य लाभले अशा सर्वांचे देखील मी इथे मनःपूर्वक आभार मानतो. या स्पर्धांकरिता परीक्षणाला उपस्थित राहिलेले परीक्षक, त्यांचे देखील मनःपूर्वक आभार. याच सोबत आजच्या या कार्यक्रमाकरता शिक्षण प्रसारक संस्था, महाविद्यालय प्रशासन, प्राचार्य, सर्व विभाग प्रमुख, प्राध्यापक वृंद आणि येथे जमलेले सर्व विद्यार्थी यांचे देखील मनःपूर्वक आभार. ज्यांच्यामुळे आजच्या या कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थानं शोभा वाढली असे सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी, त्यांचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक, प्राध्यापक आणि पालक या सर्वांचे देखील मी मनःपूर्वक आभार मानतो. तसेच कार्यक्रमाची ध्वनिव्यवस्था असेल, मंच व्यवस्था असेल, आसन व्यवस्था असेल, या सर्वांना देखील ज्यांनी सहकार्य केलं आणि कार्यक्रमाची शोभा वाढवली अशा सर्व कर्मचारी वृंदांचे देखील, यामध्ये श्री वालझाडे असतील, श्री घोटेकर, श्री राठी व त्यांचे सर्व सहकारी, या सर्वांचे देखील मनःपूर्वक आभार. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र पाटील सर, छायाचित्रकार श्री गोरे, श्री चौधरी यांचे देखील मनःपूर्वक आभार. आणि शेवटी परत एकदा उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आणि रसिक श्रोत्यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो आणि अध्यक्षांच्या वतीने पुढील कार्यक्रमाकडे वळूया. सर, खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर संस्कृत, मराठी आणि इंग्रजी विविध गुणदर्शन स्पर्धा पारितोषिक वितरण समारंभाच्या निवेदनासाठी संस्कृतसाठी प्राध्यापिका सुजाता खेमनर, मराठीसाठी प्राध्यापक सुशांत सातपुते आणि इंग्रजीसाठी प्राध्यापक शिशुपाल वाघमारे यांना विनंती करतो की पुढील सूत्रे आपण हातात घ्यावीत. सर्व पारितोषिक प्राप्त विद्यार्थ्यांना नम्र विनंती आहे की आपण मंचाच्या आपल्या उजव्या हाताच्या बाजूने वरती यायचं आहे. आपलं पारितोषिक घेऊन डाव्या हाताच्या बाजूने खाली उतरायचं आहे. अमृतवाहिनी इंटरनॅशनल स्कूल मराठी विषयासाठी मोरे अनन्या विशाल त्या विद्यार्थिनीने पण स्टेजवर यायचे आणि संबंधित जे शिक्षक आहेत, मार्गदर्शक, त्यांनी पण त्यांच्याबरोबर यायचं आहे पटकन. इंग्रजी विषय कथाकथन स्पर्धा प्रथम गट अमृतवाहिनी इंटरनॅशनल स्कूल, देवश्री नामदेव मुटकुळे आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी स्टेजवर यायचे. हॅलो हॅलो
अमृतवाहिनी इंटरनॅशनल स्कूल. सगळे बोलत. यानंतर मारुतीराव कोते अभिनव पब्लिक स्कूल उत्तेजनार्थ 2 पंचम 1. वैयक्तिक पारितोषिके आहेत ही. मारुतीराव कोते अभिनव पब्लिक स्कूल. यानंतर याच विद्यालयास मारुतीराव कोते अभिनव पब्लिक स्कूलला हस्तलिखितासाठी 4th क्रमांक मिळालेला आहे. त्या सर्व स्पर्धकांनी इथं स्टेजवर पटकन यायचं आहे. संबंधित शिक्षक पण त्यांच्याबरोबर असतील. मारुतीराव कोते अभिनव पब्लिक स्कूल अकोले. सर्व विद्यार्थी आरवी शरद बाळुंज उत्तेजनार्थ, कांबळे सोनम श्याम उत्तेजनार्थ व सर्व विद्यार्थी स्टेजवर येतील. सर्व मार्गदर्शक शिक्षकांना विनंती आहे. आणि विशेष म्हणजे या स्पर्धेमध्ये एक 2-3 शाळा अशा आहेत, त्याच्यामध्ये ध्रुव ग्लोबल आहे, जिनं यावर्षी जास्तीत जास्त बक्षिसं याच्यामध्ये मिळवलेली आहे. मी त्यांना आधी विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. ध्रुव ग्लोबल स्कूल मराठीसाठी भरपूर बक्षिसं त्यांना मिळालेले आहेत आणि रिझल्ट पाठवलेला आहे. त्यानंतर संस्कृत स्पर्धेत देखील त्यांना सांघिक पारितोषिकामध्ये 2 मोठे नटराज आणि 1 लहान नटराज मिळालेला आहे. तसेच वैयक्तिक पारितोषिकांमध्ये सुद्धा तब्बल 18 पारितोषिके या स्कूलने मिळवलेली आहे. त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. ध्रुव ग्लोबल स्कूल रुक्मिणी परमानंद शिंदे, अनन्या रोहित मनियार, अर्णव निलेश पाटील, ओजस महेश गुजर या विद्यार्थ्यांनी स्टेजवर यायचं. ध्रुव ग्लोबलसाठी मराठीमध्ये नियुक्त विषयावर 4 बक्षिसे आणि समयस्फूर्तमध्ये 4 आणि हस्तलिखितात प्रथम क्रमांक त्यांना मिळाले. ध्रुव ग्लोबल रुद्रांशी मकरंद रानडे, माळुंजकर चारवी संग्राम. यानंतर जास्तीत जास्त पारितोषिके मिळवलेलं श्रमिक कनिष्ठ महाविद्यालय आहे. या स्पर्धकांनी आणि शिक्षकांनी पण इथे यायचं आहे. मराठीसाठी नियुक्त विषयावर 4th क्रमांक त्यांना मिळालेला आहे. सांघिक पारितोषिक मोठी वीणा श्रमिक कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी मोठी वीणा मिळालेली आहे. त्यानंतर नियुक्त विषयासाठी 4, समयस्फूर्तसाठी 5 बक्षिसं श्रमिक कनिष्ठ महाविद्यालयाला मिळालेली आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांनी स्टेजवर यायचं आहे पटकन. श्रमिक कनिष्ठ महाविद्यालय मराठीसाठी. त्यानंतर संस्कृत विषयात देखील सांघिक पारितोषिकांमध्ये 2 मोठे नटराज आणि 1 लहान नटराज तसेच 21 वैयक्तिक पारितोषिके देखील प्राप्त केलेली आहेत. सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, प्राचार्य, उपप्राचार्य यांना विनंती आहे आपण श्रमिक कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी समोर यायचं आहे. चला पटकन चला. यानंतर दिगंबर गणेश सराफ विद्यालय संगमनेर याचे विद्यार्थी समोर येतील. इंग्रजी विषयासाठी फटांगारे अनन्या सचिन, भोसले आरोही निलेश, रोकडे आर्या नरेंद्र.
मार्गदर्शक शिक्षकांना विनंती आहे की पारितोषिक मिळाल्यानंतर आपल्याला बक्षिसाच्या स्वरूपात जे कुपन मिळणार आहे व जी ट्रॉफी मिळणार आहे त्या मिळाल्याची सही आपल्याकडे इथे माझ्याकडे येऊन करायची आहे. यानंतर संस्कृत संगमनेर महाविद्यालय सांघिक पारितोषिकामध्ये मोठा नटराज वैयक्तिक 6 पारितोषिके. सावरगावतळ प्रवरा माध्यमिक विद्यालय सावरगावतळ. संस्कृत प्रवरा माध्यमिक विद्यालय वैयक्तिक 2 मंदिर सांघिक 1 मोठा नटराज. पद्मरसिक शाह विद्या मंदिर घास बाजार 1 मोठा नटराज. मातोश्री रुक्मिणीबाई दामोदर माध्यमिक विद्यालय संगमनेर. यानंतर संस्कृत मारुदा मालपाणी विद्यालय माध्यमिक सांघिक पारितोषिक 2 मोठा नटराज. आता नियुक्त विषयावर मोठी वीणा आहे मालपाणी मातोश्री. यानंतर मातोश्री रुदा मालपाणी माध्यमिक विद्यालयासाठी मोठी वीणा नियुक्त विषयावर आहे प्रथम क्रमांक. त्यांनी पण इथे हजर राहायचं आहे. नियुक्त विषयावर 3 पारितोषिके या विद्यालयास मिळालेली आहेत. मातोश्री रुदा मालपाणी माध्यमिक विद्यालय यांनी पटकन स्टेजच्या जवळ येऊन थांबायचं आहे. संबंधित शिक्षक आणि सर्व विद्यार्थी. नियुक्त विषयावर मातोश्री रुदा मालपाणीस मोठी वीणा मिळालेली प्रथम क्रमांकाची मोठी वीणा. मोठी वीणा काढून ठेवली. पद्मरसिक शाह विद्या मंदिर गणेश नगर सांघिक पारितोषिकामध्ये 2 मोठे नटराज 1 लहान नटराज. दोन मोठे नटराज 1 लहान नटराज.
माध्यमिक 2 मोठे नटराज तुमचं काय मालपाणी हायस्कूल? काहीच नाही. यानंतर आनंदवन विद्यालय 3 मोठे नटराज 2 लहान नटराज. मराठीचं काय मालपाणी? चार वेळेस सांगितलं मी. द्या तिकडे. आनंदवन विद्यालय 3 मोठे नटराज 2 लहान नटराज. यानंतर आनंदवन विद्यालय मराठी स्पर्धेसाठी नियुक्ती विषयावर छोटी वीणा, आनंदवन विद्यालय छोटी वीणा ज्यांना पारितोषिक मिळालेलं आहे त्या विद्यार्थ्यांनी स्टेजच्या जवळ यायचं आहे. वसुंधरा अकॅडमी, त्यानंतर संस्कृतसाठी पण वसुंधरा अकॅडमी संस्कृत. हे वसुंधरा अकॅडमी. हां ठीक. हे आनंदवन विद्यालय. कोण आलं वसुंधरा? बरं बरं. यानंतर ज्ञानमाता विद्यालय ज्युनियर कॉलेज संस्कृत सांघिक पारितोषिकामध्ये 1 लहान नटराज. ज्ञानमाता विद्यालय सर्व विद्यार्थ्यांनी आणि संबंधित शिक्षकांनी स्टेजच्या जवळ येऊन थांबायचं आहे. ज्ञानमाता विद्यालयास मराठी स्पर्धेसाठी छोटी वीणा आणि मोठी वीणा मिळालेली आहे, द्वितीय आणि तृतीय गट. त्यानंतर नियुक्ती विषयावर उत्तेजनार्थ प्रथम पंचम अशी बक्षिसे मिळालेली आहेत. ज्ञानमाता छोटी वीणा मोठी वीणा मराठीसाठी. संस्कृत लहान ज्ञानमाता नटराज. इंग्रजी ज्ञानमाता विषयासाठी. विद्यालय. सर्व विद्यार्थ्यांनी स्टेजवर यायचं. छोटी वीणा आणि मोठी वीणा सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की पुस्तक प्रदर्शन साईबाबा हॉलमध्ये चालू आहे. या कार्यक्रमानंतर आपण साईबाबा हॉलमध्ये जाऊन पुस्तक प्रदर्शनाला भेट द्यावी. ते जाऊ द्या मग. यानंतर चला. ज्ञानसंपदा स्कूलने तयार राहायचं आहे. ज्ञानसंपदा स्कूल 1 ज्ञानमाता मोठा विद्यालय. नटराज. छोटी वीणा आणि मोठी वीणा त्यांना द्यायची आहे. ज्ञानमाता विद्यालय. त्यानंतर अजून काय ज्ञानमाता ज्ञानसंपदा स्कूल अहिल्यानगर. विद्यार्थ्यांनी ज्ञानमाता विद्यालयाचे जे शिक्षक इथे आलेले आहेत, मार्गदर्शक शिक्षक, त्यांनी पण स्टेजवर यायचं आहे. ढोबे सर, ज्ञानमाता विद्यालय. गोखले घेऊ. यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे प्राथमिक विद्यालय संगमनेर. गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे प्राथमिक विद्यालय संगमनेर. यानंतर अश्विन रुरल आयुर्वेद कॉलेज मांची हिल. ठीक आहे बरं का मॅडम. इंग्रजीसाठी गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे विद्यालय त्यांनी इथे स्टेजच्या जवळ थांबायचं येऊन. त्यानंतर संस्कृतसाठी पण ज्या विद्यार्थ्यांना बक्षिसे मिळालेली आहेत त्यांनी इथे येऊन थांबायचं आहे. संबंधित शिक्षक आणि विद्यार्थी. गोखले एज्युकेशन सोसायटी. गोखले एज्युकेशन सोसायटी नंतर बालपण हायस्कूल पानोडी. बालपण हायस्कूल पानोडी. बालपण स्कूल इंग्रजी आणि संस्कृतसाठी ज्यांनी बक्षिसे मिळवलेली आहेत त्यांनी इथे पटकन येऊन थांबायचं आहे.
अल्पन स्कूल संस्कृत 2 उत्तेजनार्थ. अश्विन रुरल आयुर्वेद कॉलेज या विद्यार्थ्यांनी तयार राहायचं आहे, स्टेजकडे यायचं आहे. त्यांना सांघिकमध्ये एक मोठा नटराज, कन्या विद्या मंदिर संस्कृत 2 लहान नटराज. प्रवरा कन्या विद्या मंदिर लोणी 2 लहान नटराज संस्कृत. प्रवरा कन्या विद्या मंदिर लोणी इंग्रजी विषयासाठी बक्षीसपात्र विद्यार्थ्यांनी तयार राहायचं. यानंतर जाजू इंग्लिश मीडियम स्कूल संस्कृत 2 लहान नटराज. जाजू इंग्लिश मीडियम स्कूल इंग्लिश स्पर्धा बक्षीसपात्र विद्यार्थ्यांनी तयार राहायचे. जाजू इंग्लिश मीडियम स्कूल मराठी स्पर्धेसाठी पण विद्यार्थ्यांनी इथे यायचं आहे. खरे अर्णवणीत यानंतर परमपूज्य गगनगिरी महाराज विद्यालय पिंपरणे मराठी आणि इंग्रजीसाठी बक्षीसपात्र विद्यार्थ्यांनी स्टेजवर यायचं. परमपूज्य गगनगिरी महाराज विद्यालय पिंपरणे. पिंपरणे परमपूज्य गगनगिरी विद्यालय स्टेजच्या जवळ येऊन थांबायचे. यशवंतराव होळकर. यानंतर सर परशुराम भाऊ महाविद्यालय पुणे वैयक्तिक पारितोषिके 10. विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांनी त्वरित स्टेजजवळ यायचं आहे. यशवंतराव होळकर पब्लिक स्कूल मानची हिल मराठी इंग्रजी व संस्कृत बक्षीसपात्र सर्व विद्यार्थी स्टेजवर येतील. यशवंतराव होळकर पब्लिक घेत नाही गगनगिरी नाही सर्टिफिकेट फक्त ऐका ना. यानंतर
पंढरीनाथ जिजाबा आंबरे पाटील प्राथमिक विद्यालय गणेशनगर वैयक्तिक पारितोषिके 2. PJ आंबरे विद्यालय संगमनेर वैयक्तिक 2. यानंतर ज्ञानगंगा विद्यानिकेतन मानची हिल या विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी समोर यायचं आहे. नियुक्ती विषयावरील वक्तृत्व स्पर्धा आणि समयस्फूर्त. ज्ञानगंगा विद्यानिकेतन मानची हिल संगमनेर. यानंतर ऑक्झिलियम कॉन्व्हेंट स्कूल वैयक्तिक 3 पारितोषिके प्राप्त. ऑक्झिलियम कॉन्व्हेंट स्कूल अहमदनगर अहिल्यानगर. ज्ञानगंगा विद्यानिकेतन मानची हिल 2 लहान नटराज. ज्ञानगंगा विद्यानिकेतन मानची हिल संस्कृत 2 लहान नटराज. नंतर साईबाबा हॉलमध्ये जाऊन पुस्तकं खरेदी करायची आहेत. SST आयुर्वेद कॉलेज संगमनेर 1 लहान नटराज. SST आयुर्वेद कॉलेज संस्कृत 1 लहान नटराज. पुस्तक प्रदर्शन 2 दिवस. SST आयुर्वेद कॉलेज संगमनेर 1 लहान नटराज. एक लहान नटराज. SST आयुर्वेद कॉलेज संगमनेर 1 लहान नटराज. सगळे सदस्य या. यानंतर स्पर्धा समितीतील सर्व सदस्यांना मी आमंत्रित करतो. मंडलिक सर या. कानवडे सर सगळे या. 2 मिनटं या इकडे. स्पर्धा समितीतील सर्व सदस्य. नमक सर या ना.